बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के लिए रसायन विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत है। बच्चों, आप जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां बड़ी ही कठिनाई भरी हैं, जिसमें आपके रेगुलर क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं। अतः हम सब ने मिलकर ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है, जिसमें हम और आप मिलकर अपने भविष्य को संवारने के लिए अगली कक्षा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अधिक न बात करके हम सीधे अपने विषय पर आते हैं। मैं A.K. अग्निहोत्री, आप जानते ही हैं, आपका विज्ञान शिक्षक। तो बच्चों, जो पहला अध्याय है रसायन विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रकृति में अनेकों परिवर्तन होते रहते हैं। उन परिवर्तनों के फलस्वरूप अनेक नए नए पदार्थ बनते रहते हैं। इन नए पदार्थों का निर्माण कुछ विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। उन्हीं प्रक्रियाओं को हम कहते हैं रासायनिक क्रियाएं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तनों में उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जिसमें आयतन है, आकार है, अवस्था है। किंतु रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, उसमें पदार्थ के मूल गुण अर्थात उनके संगठन में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों के अणु अपना संगठन परिवर्तन करते हैं। परमाणु नए रूप में अणुओं का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अपने दैनिक जीवन में आप बहुत सी परिस्थितियां देखते हैं। जरा कभी विचार करिए कि अगर हम गर्मी के दिनों में दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। लोहे की तवा या कील को बरसात के अंदर खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। अगर कोई फल हम छोड़ देते हैं, आप कुछ दिनों में देखते हैं उसका क्या होता है। भोजन जब हम पकाते हैं तो पकने के पश्चात उसका क्या रूप होता है, और हम जब भोजन खाते हैं तो खाने के पश्चात जब पाचन हो जाता है तो उसमें भी उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। हम सांस लेते हैं, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ऐसी सभी परिस्थितियों में आप देखते हैं कि प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप बहुत कुछ पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे जो परिवर्तन होते हैं वह रासायनिक परिवर्तन है, और यह सब अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं ही कहलाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई अभिक्रिया रासायनिक है अथवा नहीं है। आइए एक छोटा सा स्लाइड आपके सामने रखते हैं। इसमें एक मैग्नीशियम, आप जानते हैं जिसका संकेत Mg होता है, एक उसका पतला रिबन लेते हैं और मैग्नीशियम के तार को साफ करके और उसको लौ में गर्म करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का तार जलने लगता है और नीचे जो डिश या हमारी प्लेट रखी हुई है उसमें एक पाउडर, सफेद रंग का पाउडर जैसा पदार्थ एकत्र हो जाता है।
मैग्नीशियम रिबन का दहन आप देखते हैं कि जब होता है तो इससे जो एक पाउडर बनता है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम रिबन का दहन जब होता है तो ये जो चूर्ण बनता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब आप देखें कि ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच जो अभिक्रिया हुई उसके द्वारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यह एक क्रियाकलाप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसी प्रकार से हम एक और प्रयोग करते हैं। नीचे एक स्लाइड आपको दिखा रहे हैं। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में हमने कुछ दानेदार जिंक लिया है। जिंक यानी जस्ता। दानेदार इसलिए लिया ताकि रासायनिक क्रियाएं आसानी से संपन्न हो सके। हम चाहते तो जिंक का एक टुकड़ा एक पीस ले सकते थे, किंतु नहीं, क्योंकि जिंक का पीस लेने से रासायनिक अभिक्रिया उतनी शीघ्रता से नहीं होगी। इसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हैं, या तनु सल्फ्यूरिक एसिड सावधानी से शंक्वाकार फ्लास्क में गिराते हैं। शंक्वाकार फ्लास्क में हम देखते हैं कि दानेदार जिंक के ऊपर जब अम्ल गिरता है तो कुछ रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया हुई है कैसे जानेंगे? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी रासायनिक क्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन हो रहा है, यानी रासायनिक क्रिया हो रही है। कोई गैस निकल रही है, इसका मतलब रासायनिक क्रिया हो रही है। और तापमान में परिवर्तन हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि रासायनिक क्रिया हो रही है। अर्थात हमारा यहां पर बताने का उद्देश्य है कि हम कैसे पहचानें कि रासायनिक क्रियाएं होती हैं या हो रही हैं। इसी प्रकार से हम अपने आसपास के तमाम होने वाले परिवर्तनों को देखते हैं और पाते हैं कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अभिक्रियाओं को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से हम लिखते हैं। संकेतों और सूत्रों के माध्यम से जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में आप जानते हैं कि जो भाग लेते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वह कहलाता है उत्पाद। उदाहरण के लिए आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी हुई है। इस अभिक्रिया को हम दो रूप में लिखते हैं। पहले इसका हम शब्द समीकरण लिखते हैं। शब्द समीकरण में हमने दो अभिकारक लिए हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। अभिकारक चूंकि यहां पर दो हैं, इसलिए अगर अभिकारक दो या दो से अधिक हैं तो उनके बीच में हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम अपने बाएं हाथ की तरफ अभिकारक लिखते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनने जा रहा है उसके पहले हम एरो का निशान लगाते हैं। एरो के चिन्ह के आगे जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम शब्द रूप में लिखते हैं, उसे कहते हैं उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण लिखते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे जो अभिकारक हैं वो हमारे बाईं तरफ हों और उत्पाद जो हैं वो तीर के निशान के दाहिनी तरफ हो। यह हुआ शब्द समीकरण। अब इस शब्द समीकरण का जो उत्पाद है आप देख रहे हैं वह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम रासायनिक सूत्रों की सहायता से शब्द समीकरण को लिखेंगे। तो आपने देखा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होंगे और राइट हैंड साइड में उत्पाद होंगे। दोनों के बीच में
तीर का निशान होगा। तीर का निशान का जो हेड है वो उत्पाद की ओर होगा। अब इस शब्द समीकरण को हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। कक्षा 9 में भी आपको बहुत से समीकरण लिखने बताए गए थे। यहां पर आप देखिए कि मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और ऑक्सीजन गैस का अणु सूत्र होता है O2। तो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम अभिकारकों में Mg प्लस O2 तीर के निशान के बाईं तरफ और उत्पाद में लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार हमारा जो रासायनिक समीकरण बना वो Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। यह समीकरण बच्चों आप देखें असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। द्रव्यमान की अविनाशिता के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो परमाणु नष्ट होते हैं और न परमाणु उत्पन्न ही होते हैं, उनमें केवल संगठनात्मक परिवर्तन होता है। यह द्रव्यमान की अविनाशिता के नियम के अनुसार है। तो यह जो हमारा शब्द समीकरण था, अब आ गया हमारा ये रासायनिक समीकरण के रूप में, लेकिन यह समीकरण असंतुलित है। तो समीकरण को संतुलन करने की कुछ विधियां हमने आपको कक्षा 9 में बताई थी। उसमें एक विधि मैंने आपको बताई थी हिट एंड ट्रायल विधि, यानी त्रुटि एवं संशोधन करके प्रयास करके हम अपने समीकरण को संतुलित करते हैं। वास्तव में संतुलित रासायनिक समीकरण ही वास्तविक समीकरण होता है। अभी हमने चर्चा की द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम। तो द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम का तात्पर्य है कि अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक जितनी मात्रा में है, अर्थात जितने परमाणु हैं, उत्पाद में भी उतने ही परमाणु रहेंगे। यही है द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम, या इसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अर्थात द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आपने देखा ऊपर कि Mg प्लस O2 उत्पाद के रूप में Mg लिखा है। आप देख रहे हैं कि बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और दाहिनी तरफ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने अभी आपको बताया कि जो हिट एंड ट्रायल विधि अपनाते हैं, उसमें आप देखें एक दूसरा समीकरण आपको देकर बता रहे हैं। यहां पर हमने जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया करा के जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त की है। ऊपर शब्द समीकरण है, आप सामने देख रहे हैं। उसके नीचे हमने रासायनिक समीकरण लिखा है। जस्ता का संकेत Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4, उत्पाद के रूप में जो बन रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब बच्चों आप देख रहे हैं, क्या इसमें अभिकारकों में और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है? अगर समान है तो संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं इस समीकरण में बाईं तरफ जिंक का 1 परमाणु, दाहिनी तरफ भी जिंक का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु अभिकारक में, उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। सल्फर का 1 परमाणु, उत्पाद में भी सल्फर का 1 परमाणु, अभिकारक में ऑक्सीजन के 4 परमाणु, उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इस प्रकार यह जो समीकरण है यह संतुलित है।